सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। कपालभाति प्राणायाम, इसको करने का सही तरीका, इससे करने की सावधानियां, इससे होने वाले लाभ, इन सब बातों को बताएंगे। योग करने का एक क्रम होता है। अगर आप उस क्रम में योग करते हैं तो आपको लाभ ज़्यादा मिलता है। योग करने के लिए सबसे पहले आप आसन करें, उसके बाद प्राणायाम करें, उसके बाद ध्यान आसन करें। प्राणायाम में भी क्रम बना हुआ है। प्राणायाम में सबसे पहले आप भस्त्रिका करें, उसके बाद कपालभाति करें, उसके बाद सारे प्राणायाम। तो कपालभाति का नंबर दूसरे नंबर पे है। इसको करने के लिए कुछ सावधानियां हैं। सबसे पहले आप प्राणायाम सुबह जितना जल्दी करते हैं उतना आपको लाभ ज़्यादा होता है, इसीलिए प्राणायाम सुबह करें। दोपहर में, शाम को कोई झंझट नहीं। सुबह आप कहीं, और ये ऐसा प्राणायाम है कि इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर पे भी। तो जहाँ आप सुबह हो वहीं बैठे बैठे प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन सुबह करें। इसको करने की कुछ सावधानियां हैं। जिन लोगों को, सबसे पहले तो जिन लोगों को हाई बीपी रहता है वो लोग ये प्राणायाम या तो डॉक्टर की सलाह से करें या ना करें। अब जिन लोगों को लो बीपी रहता है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। लो बीपी अगर आपका है और आप अगर इस प्राणायाम को लगातार कर रहे हैं तो आपकी बीपी धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। जिन लोगों का हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ है वो लोग इस प्राणायाम को न करें। अगर 6 महीने पुराना हो गया है फिर आप धीरे धीरे सामान्य गति से करें। गर्भवती महिलाओं को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनके कमर में दर्द रहता है वो ये प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन वो बस सामान्य गति से करेंगे अपने शरीर के हिसाब से। कुछ लोगों को इस प्राणायाम को करने से हल्का हल्का चक्कर या सर दर्द होने की समस्या भी आ सकती है। अगर आप कभी नहीं किए हैं स्टार्टिंग में तो किसी किसी का हो जाता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आप डेली प्रैक्टिस में लाइए। जैसे आज कर रहे हैं तो अगर हल्का फुल्का सर दर्द होने लगा या आपको चक्कर आने लगा तो आज छोड़ दीजिए, कल भी प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आप धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम सीख जाते हैं। अब इसको करने का सही तरीका, इसको करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, इन तीनों में से किसी भी आसन में बैठ जाएं। कुछ लोगों के पैर में दिक्कत होती है, वो लोग इन तीनों आसन में नहीं बैठ पाते हैं, तो उनके लिए कुर्सी पे बैठ जाएं। बस ध्यान ये रखना है कि हाथ सीधा होना चाहिए, कमर और गर्दन सीधी होना चाहिए, पैर सीधे नीचे होना चाहिए। उसके बाद हाथों का मुद्रा आप किसी मुद्रा में कर लें, वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जो भी आपके शरीर के हिसाब से सुटेबल हो उस मुद्रा में आप कर लें। इसको करने के 3 अभ्यास हैं, सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। तो सबसे पहले सामान्य गति से, जो बिगिनर हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, वो सामान्य गति से करेंगे। सामान्य गति से करने के लिए ऐसे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी श्वास की गति कैसी होनी चाहिए। तो जब हम करते हैं तो श्वास सामान्य गति से भरते हैं, ध्यान दीजिएगा। श्वास सामान्य गति से भरेंगे और फिर उसको झटके से छोड़ेंगे और पेट को अंदर की तरफ करेंगे। तो सामान्य गति से करते हैं। सामान्य गति से करने के लिए ऐसे देखिए, इसमें जब हम श्वास ले रहे हैं तब नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हम सामान्य गति से श्वास ले रहे हैं और फिर उसको जल्दी से छोड़ रहे हैं और पेट अंदर करना है ऐसे। कुछ लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि पेट की स्थिति कैसी होनी, तो पेट आपको अंदर की तरफ खींचना है और फिर सामान्य कर देना, उसको फुलाना नहीं है। अंदर खींचना है, सामान्य कर देना, फिर अंदर खींचना है, सामान्य कर देना, ऐसे सामान्य गति से। ये है सामान्य गति से करने का तरीका। मध्यम गति से आप इससे थोड़ा और तेज कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि यार ये बहुत स्लो हो रहा है, आप अपने शरीर के हिसाब से देखें तो इसको मध्यम गति से ऐसे कर सकते हैं। ये है मध्यम गति से करने का तरीका। और उसके बाद तीव्र गति से। तीव्र गति, लेकिन आपको स्पीड उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है। इसको करने का सही तरीका क्वालिटी होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम तीव्र गति से ही करें। बहुत से लोग हैं जल्दी जल्दी मार लेते हैं 5 मिनट, उससे कुछ भी नहीं होगा। आप अपने शरीर के हिसाब से ही
स्पीड को चूज करें। तो तीव्र गति से करने के लिए ऐसे इसमें कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये है तीव्र गति से करने का तरीका। लेकिन तीव्र गति में आप ज़्यादा अगर आप बिल्कुल अच्छे से कर लें तभी तीव्र गति में जाए, नहीं तो आप मध्यम गति में करते रहें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसके अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। इससे होने वाले लाभ, तो जब भी हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमारे पेट के अंदर एक वाइब्रेशन होता है और खिंचाव होता है अंदर की तरफ, जिससे हमारी पाचन शक्ति से जुड़ी हुई पार्ट जो है, लीवर, स्टेटाइन, तो ये सबको जो है एक अच्छा मसाज मिलता है, एक अच्छा उनमें वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम करते हैं। तो हमारे डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल मजबूत हो जाता है। दूसरी बात, जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमारा प्राणवायु और समान वायु, प्राणवायु हमारे हृदय के पास होता है, समान वायु हमारे पेट के एरिया में होता है, तो ये बैलेंस होता है। जब हमारे शरीर की वायु जो है अनबैलेंस होता है तो उससे हमें दिक्कत होती है। तो अगर हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमारे दो ये वायु बैलेंस रहते हैं, तो इससे हमारे हृदय से संबंधित और पाचन शक्ति से संबंधित बीमारियों में राहत मिलता है। ये प्राणायाम करने से हमारे पेट के मांसपेशियों में भी खिंचाव होता है, जिससे हमारे पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हमारे शरीर का ऑक्सीजन, जब भी हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे हमें जो घबराहट होती है, मानसिक बीमारियां होती हैं, थकान होती है, तो अगर हम प्राणायाम को लगातार अगर सही तरीके से करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों से धीरे धीरे मुक्ति मिल जाता है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।